Hello students, today we will study the 12th chapter of your social book. It is the first chapter of civics and the name of the chapter is Indian Constitution. What is Constitution? Constitution may be said to be a document which contains laws, rules and regulations for proper governance of the country. So हमारे देश के अच्छे शासन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि नियम और कायदे और कानून हैं जिनको फॉलो करके जिनका पालन करके इस देश का अच्छा शासन किया जा सकता है. सो व्हाट इज द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है वो 3 ब्रांचेस में या 3 कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स में बटी हुई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना, टू मेक द लॉज. एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉज को एग्जीक्यूट करना, है ना. सो it is the executive that implements and executes the laws that are set by the legislature. And then is judiciary आती है, कानून व्यवस्था. What does the judiciary do? Judiciary sees whether the laws have been adhered to or not. judiciary का काम है देखना कि जो laws बनाए गए थे उनको सही रीति से उनका पालन किया गया है कि नहीं. तो ये जो 3 ब्रांचेस हैं या जो 3 भाग हैं हमारे गवर्नमेंट के, ये सही रीति से काम कर सकें एक दूसरे के संग, बिना एक दूसरे के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओवरलैप करते हुए, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके रोल्स को, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, इनके फंक्शंस को क्लियरली डिफाइन किया हुआ है ना. इनके कार्यों को, इनकी जिम्मेदारियों को और इनके काम करने के तरीके को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो परिभाषित करता है, ताकि तीनों जो ब्रांचेस हैं, तीनों जो सब यूनिट्स हैं वो मिलकर देश का शासन सही रीति से कर सके. तो इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है. ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली बनाने का या लिखने का काम जो शुरू हुआ, तो उसके लिए क्या क्या चीजें करी गई. दैट आर द मेन पॉइंट्स दैट आर हियर ऑन दिस स्लाइड. The Indian Constitution was drafted by the Constituent Assembly, which was based on the Cabinet Mission Plan of 1946. So, to make the Constitution को ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी जो कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 पर बेस्ड थी. कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर्स का एक डेलीगेशन था जिसके सजेशंस के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई. और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया, उन्होंने सब कमिटीज को बनाया, यानी काम को डिवाइड किया अलग अलग कमिटीज में. So these subcommittees, there were 10 subcommittees for matter of procedures and 8 subcommittees for matter of fact. So these subcommittees, they presented their report, they presented their suggestions, and a drafting committee was formed to see these suggestions and these reports, and on the basis of them frame the constitution. तो ये जो सब कमिटीज जो रिपोर्ट्स दे रही थी, जो सजेशंस दे रही थी, इनको देखकर इनके आधार पर एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम जो है वो किया ड्राफ्टिंग कमिटी ने. और ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. Now the next heading is preamble of constitution. Preamble of constitution क्या है? Preamble of constitution is a you can say an introduction to our constitution, है ना. ये हमारे constitution के लिए एक छोटा सा introduction जैसा है. It is the essence or the spirit of constitution. हमारे constitution के, हमारे संविधान की जो आत्मा है ना, जो मेन बोलना चाहिए उसका क्रक्स है, वो हमको पता चलता है जब हम preamble of constitution को देखते हैं. So what do the framers of the constitution did? They incorporated the objectives of the constitution and the values of and the ideas in the preamble. तो जो लिखने वाले थे फ्रेमर्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य, इसके वैल्यूज, इसके मूल्य, है ना, जो आधार बने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, उन्हें इस प्रियम्बल में लिखा, इनकॉर्पोरेट किया.
It states that the ultimate power rests in the people. जो प्रियम्बल है वो हमें बताता है कि हमारे जो हमारा देश है, इस देश का जो पावर है वो किसके हाथों में है, वो इस देश के नागरिकों के हाथ में है. It states that India shall be a sovereign democratic republic. As per the 42nd constitutional amendment in 1976, India was declared a socialist secular state. तो इंडिया जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माना है, और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसने इंडिया को सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट के रूप में घोषित किया. Now the special features of the constitution. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के की मुख्य फीचर्स क्या हैं. So there is a list of the special features of our constitution that you are visible on this slide. The first one is written and the largest constitution. तो हमारा जो constitution है न केवल वो लिखित constitution है परंतु वो सबसे बड़ा constitution भी है. It has 395 articles, 12 schedules and it is divided into 22 parts. तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित constitution हमारे देश का है. It is rigid so also flexible. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो जितना लचीला है उतना ही ज्यादा रिजिड भी है. रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों किस तरीके से है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये खासियत है कि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं ना, कुछ जिनको हम कुछ लॉज इस प्रकार के हैं कि हम बिल्कुल आसानी से उनको केवल थोड़ी कुछ मेजॉरिटी की बेसिस पर उन्हें चेंज कर सकते हैं, पर कुछ बातें इस प्रकार की हैं कि जिनके लिए स्पेसिफिक मेजॉरिटी की जरूरत है. नियरली 50% स्टेट्स जो हैं जब मेजॉरिटी देते हैं या उसके लिए कंसेंट देते हैं, अपनी सहमति देते हैं, तो ही उन्हें बदला जा सकता है, नहीं तो बदला नहीं जा सकता है. तो इसीलिए रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एलिमेंट्स हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ सॉवरेन स्टेट. हमारा जो देश है, कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सॉवरेन यानी कि पूरा जो सत्ता है वो हमारे ही देश के हाथ में, हम स्वतंत्र हैं. ठीक है, हर तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी हो या हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी हो, है ना, हमारी विदेश नीति की बात की जाए, इंटरनेशनल पॉलिसीज की हम बात करते हैं ना, उनकी बात करी जाए, या हमारी इंटरनल पॉलिसीज, हमारे देश के आंतरिक मुद्दों की बात की जाए, घरेलू नीतियों की बात की जाए, उनका बनाने का जो अधिकार है वो हमारे पास है ना. कोई भी दूसरा देश जो है हमको डिक्टेट नहीं कर सकता है, हमारे आंतरिक मामलों में, हमारी विदेश नीति में दखल नहीं दे सकता है. सो वी आर सॉवरेन स्टेट. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. ओके, सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडियन इकोनॉमी को सोशलिस्ट और सेक्युलर इकोनॉमी बनाया है. हमने जब हमारा आज़ादी हासिल हुई तो हमने जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को जो फॉलो करा वो क्या था, बोथ, है ना, सोशलिस्ट एज वेल एज सेक्युलर. जो इकोनॉमी है वो कैसी है, वो सोशलिस्ट है. सोशलिस्ट है यानी कि जहां पर ये बात को देखा जाता है कि सभी जो नागरिक हैं उनकी जो बेसिक नीड्स है, बेसिक मिनिमम नीड्स हैं, वो जो है सेटिस्फाई की जाना चाहिए. तो ये तो हो गई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात. और दूसरी बात है सेक्युलर, यानी कि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सभी धर्मों के लिए पूरी आजादी है, हर रिलीजियस बिलीफ के लिए यहाँ पर पूरी आजादी है. किसी भी नागरिक को जो है धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है ना. पीपल आर फ्री टू फॉलो रिलीजन एंड टू फॉलो एनी बिलीफ दे विश टू. नेक्स्ट पॉइंट इज it is a federal form of government. I'm so sorry. The next point is parliamentary form of government. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज एक्सेप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दैट मीन्स जो पावर है ना वो किसके हाथों में है ना. द सिस्टम ऑफ पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट इज द हेड. ओके, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो
हेड है, और जो पावर है ना, जो एग्जीक्यूशन का पावर है, जो लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर में, उनको जो एग्जीक्यूट करने का जो पावर है वो किसके हाथ में है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में है। ओके, सो next point, let us go to the next point, federal form of government. Okay, so the government, the type of government machinery that we are following, it is a federal form of government, है ना। गवर्नमेंट जो है वो एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड नहीं है, परंतु सेंटर और स्टेट में जो है बटी हुई है, और दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो है इस देश के शासन को चलाते हैं, और उनके अपने अपने रोल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी डिफाइन करे हुए हैं, उसके आधार पर वो काम करते हैं। एंड अबाउ देम देयर इज सुप्रीम कोर्ट, जो कि जो दैट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का ने जो नियम और कायदे या कानून बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? वो काम जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। ओके, देन इज द नेक्स्ट पॉइंट, and it is free and impartial judiciary. Okay, so free and impartial judiciary, that means हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं ताकि जो जुडिशरी है वो पूरी तरीके से इम्पार्शियल रहे और उसके अंदर किसी प्रकार की दखलंदाजी न हो। उदाहरण के लिए जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ना, एंड बट द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द पावर टू रिमूव देम। प्रेसिडेंट के पास उनको रिमूव करने का पावर नहीं है। एंड वट एवर सैलरी एंड अलाउंसेस the judges are appointed at, it cannot be reduced during their tenure in the office. जब उनको अपॉइंट किया जाता है उस समय पे जो उनकी सैलरी और जो उनके अलाउंसेस रहते हैं उनको उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है। So these are some provisions that the constitution has made so that the judiciary is free. Okay, then the next point is fundamental rights and duties. And so the constitution has enlisted 6 fundamental rights and 11 fundamental duties. Okay, the list of the fundamental rights and duties is there on page number 192 and 193 of your book. You can go through them. Rights are simple. There is right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. And then there are total 11 fundamental duties. Earlier there were 10, one more was added later, and that is how there are total 11 fundamental duties in our constitution. The next point is directive principle of state. Okay, तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट असल में दे आर गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस हैं फॉर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सही रीति से कार्य कर सके और ना उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशल, सामाजिक और कुछ इकोनॉमिक प्रोग्राम्स बनाए हैं, आर्थिक प्रोग्राम्स बनाए हैं ताकि सुचारू रूप से हमारी जो गवर्नमेंट, हमारा जो शासन है वो चलता रहे और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देन नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, that means every adult citizen of the country has the right to कास्ट वोट, है ना। हमारे देश के हर वयस्क नागरिक को, वयस्क यानी कि एडल्ट यानी कि जो 18 साल के ऊपर की एज का है, उसे राइट है कि वो जो है वोट डाल सकता है, वो जो है अपने मत का अधिकार को एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको काम में ला सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। वो अपना किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, मतलब महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, वो कहीं भी इंडिया में कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी देश जगह में रहता है, वो he or she has the right to cast the vote.
एंड द लास्ट पॉइंट इज सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि हम भारत देश में कहीं भी रहें, किसी भी स्टेट में रहें, हम सब भारत के ही नागरिक हैं ना। सो वेदर वी reside in any of the states in India, we are citizens of India and that is why we enjoy the same rights। हम सबके एक ही जैसे अधिकार हमें इस देश में हैं। हम जहाँ चाहें वहाँ नौकरी कर सकते हैं, हम जहाँ चाहें वहाँ जाकर रह सकते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं हमें वही राइट्स मिलेंगे जो एक अन्य भारतीय नागरिक को मिलते हैं। तो ये थी समरी आपके लेसन की। दिस इज द समरी ऑफ योर लेसन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली the main points of the lesson have been covered in this slide, in these slides, sorry. So just go through the book also once and see to it that you are able to understand most of the things. If you have any confusion, you can ask in the comments.